चलो, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज वेल एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड आज के लेक्चर में जो है हमें नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ चार्ज डिस्कस करना है, और यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि देखो बेसिकली इस टॉपिक में भी जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बोल दिया था कि यहाँ पे कोई नई कंसेप्ट हमें फाइंड नहीं करनी है, नई कंसेप्ट हमें स्टडी नहीं करनी है। बेसिक कंसेप्चुअल डेटा जो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस कर चुके थे वही डेटा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे जो टॉपिक है उसकी हेडिंग को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो डिस्कशन होने वाला है वहां पे 101% ईच एंड एवरी कंसेप्ट में, ईच एंड एवरी एप्लीकेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं। अब ये इलेक्ट्रिक करंट मतलब होता क्या है, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले लेक्चर को याद करेंगे तो याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी फिर से बात आके वहीं पे रुकती है चार्ज के ऊपर। यानी कि बेसिकली क्या होता है, देखो जब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस कर रहे थे तो व्हाइल डिस्कसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे डिस्कशन का पॉइंट ये था कि बेसिकली एक नेचर में एग्जिस्टिंग टेंडेंसी है जो हर एक मैटर के, हर एक एटम के पास होती है, एंड जिसके इंटरैक्शन से हमारा जो नेचर है उस नेचर की साइकिल रेगुलेट होती है, जिसको हमने बोला था एज ए चार्ज। तो चार्ज को अपन कंसीडर कर चुके हैं कि बेसिकली ये टेंडेंसी है, उसको अगर अपन रेस्ट में रखेंगे तो वो क्या करती है, सराउंडिंग का जो स्पेस है उस सराउंडिंग के स्पेस में कुछ चेंजेस प्रोड्यूस करती है, अपना इंफ्लुएंस प्रोड्यूस करती है, जिसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोल चुके हैं। अब ये चार्ज जो है हर बार अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली जो टेंडेंसी है उससे रिलेटेड पूरे एप्लीकेशन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था। याद करो इन शॉर्ट क्या क्या था कि अगर चार्ज को रेस्ट में रखेंगे तो वो चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इन्फ्लुएंस वाला स्फीयर बनाता है। अगर उस स्फीयर में दूसरा कोई चार्ज एंटर करने का ट्राई करेगा तो ये चार्ज उसको मतलब क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। और ये रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, अगर एंटर करने वाला चार्ज लाइक चार्ज है तो रिपल्शन होगा, एंटर करने वाला चार्ज अगर अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज है यानी नेगेटिव चार्ज है तो वहां पे अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होने के लिए दो चार्जेस एक दूसरे को टच नहीं करते, मतलब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वहां पे जो चार्ज हमने स्पेस में रखा था वो अप्लाई कर देता है। तो ये सारी जो नेचर की एग्जिस्टिंग टेंडेंसी है, नेचर का जो बेसिकली पर्टिकुलर पार्ट है उसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बेसिक फोकस इसी के ऊपर किया था कि चार्ज इज ए टेंडेंसी, व्हेनेवर इट इज प्लेस्ड इन द स्पेस इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। आगे जाके फिर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या होता है, उसका इंटरेक्शन कैसे होता है, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी। जैसे हमने देखा था कि चार्ज के सराउंडिंग में जो स्पेस प्रोड्यूस होता है जिसमें दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है, उसको हमने बोला था एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देख रहे थे कि बेसिकली दूसरा चार्ज जो फील्ड में आने वाला है उसको अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स अप्लाई करने वाला जो चार्ज है वो इंटरेक्ट करता है, और उस इंटरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके अबाउट सर माइकल फैराडे हमें आइडिया देते थे कि वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है जो इमेजिनरी वन है, जिनका यूज करके हर एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है। फिर उस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज हमने वहां पे देखी थी कि बेसिकली वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड होती है, देन लीव्स और एंड्स द सरफेस ऑफ कंडक्टर नॉर्मली, देन नेदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर, उसके बाद कैन पास थ्रू इंसुलेटर बट डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। ये लाइंस ऑफ फोर्स एंड उनकी प्रॉपर्टी देखने के बाद हमने वहां पे और एक टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंट्रोड्यूस की थी, दैट वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या था कि बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के सारे नंबर जो काम के नहीं है उसको कंसीडर करके कुछ हमारा फायदा भी नहीं था, इसलिए जिस पर्टिकुलर एरिया में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करने की जो एबिलिटी है उसको फाइंड करना था, और फ्लक्स को हमने डिफाइन किया था एज
number of electric lines of force passing normally through given area denoted by phi, given by phi equals to E vector dot ds vector, यानी EDS cos of theta, where E is the intensity of electric field, जो strength of field at a given point represent करती है. ds was the charge, sorry, ds was the area जहां पे हमें ये फ्लक्स फाइंड करना था, and theta was the angle between direction of electric field and normal to the given surface. फिर हमने ये फ्लक्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट देखी थी, दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या था, उसको हमने पहले ही स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया था. इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसको कैलकुलेट कैसे करना है इसके अबाउट इंफॉर्मेशन देती है. और फिर हम आगे जाके उसको डिफाइन कर रहे थे कि फोर्स पर यूनिट चार्ज या फिर फ्लक्स पर यूनिट एरिया. इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया था. उसके बाद में हमने मैग्नेट की तरह चार्जेस की भी एक सिस्टम बनाई थी जिसमें हमने मैग्नेट के पोल्स की तरह इलेक्ट्रिक के भी दो चार्ज को कंबाइन करके इलेक्ट्रिक डाइपोल की सिस्टम बनाई थी, जिसमें एक चार्ज था पॉजिटिव, दूसरा चार्ज था नेगेटिव, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस. फिर उस डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, उसके ऊपर एक्ट होने वाला टॉर्क हमने कैलकुलेट किया था, उसके एक्सिस के ऊपर, उसके इक्वेटर के ऊपर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, वो कितना होता है वो हम कैलकुलेट कर रहे थे. उसी बिटवीन हम बाद में फिर से आके फोर्स के ऊपर रुक गए कि जो चार्ज दूसरे चार्ज को एंटर करते टाइम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने वाला था, फिर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकता है, बेस्ड ऑन, और वो डिपेंड करता है चार्जेस की पोलैरिटी के ऊपर. और उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने कूलम्स का लॉ पढ़ा था, दैट वाज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, व्हिच वाज एनालॉगस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. और ये सारी बातें एक्सप्लेन करते टाइम वी कम अक्रॉस अ कांस्टेंट ऑफ द गिवन मीडियम. उस सारे डिस्कशन से रिलेटेड हमने एक मीडियम के कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया था एंड उसको बोला था हमने एज ए परमिटिविटी. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कांस्टेंट था दैट वाज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिनोटेड बाय इप्सिलॉन नॉट, गिवन बाय इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.85 into 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर. और उसके बाद में हमने वहां पे इस कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करके एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन ए स्फेरिकल शेप, हमने स्फीयर का टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई वहां पे इंट्रोड्यूस करके 1/4 पाई इप्सिलॉन ये कांस्टेंट यूज किया था. एंड पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां कहीं पे भी प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन आने वाले हैं, फिर वो फोर्स हो, इंटेंसिटी हो या पोटेंशियल हो, हर बार उनको रिप्लेस करने के लिए हम एक ही कांस्टेंट यूज करते थे, दैट वाज 1/4 पाई इप्सिलॉन. वहां पे 1/4 पाई तो कॉमन रहेगा बिकॉज स्फेरिकल शेप है, एंड इप्सिलॉन मतलब गिवन मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी कितनी स्टोर होगी उसकी एबिलिटी रिप्रेजेंट करने वाला एक कांस्टेंट. ये सारी बातें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिलेटेड टू चार्ज डिस्कस कर चुके थे. वही बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू मैग्नेट. क्योंकि मैग्नेट मतलब क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, ये शॉर्टली 5 मिनट में हम उसका डिस्कशन शुरू करने वाले हैं. उससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या किया था, स्टार्ट से लेके एंड के पॉइंट तक देखो, कोई भी डिवाइस था, कोई भी इंस्ट्रूमेंट था, कोई भी एप्लीकेशन था, कोई भी अरेंजमेंट थी, तो वहां पे हमें कंडक्टिंग मटेरियल के टर्मिनल के अक्रॉस मतलब दोनों एंड को पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, इस तरह का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते थे. एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता था. और फिर उस फ्लो होने वाले करंट के सारे जो इफेक्ट है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी वो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किए थे. अब इस इलेक्ट्रिक करंट के और भी इफेक्ट है. एक्चुअल करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने बस इतना ही देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है, सर्किट के कौन से रूल वहां पे अप्लाई होते हैं, रेजिस्टेंस का वर्क क्या है, पोटेंशियल का वर्क क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसे होती है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे आता है, फिर गिवन सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना, किरचॉफ के लॉ कैसे अप्लाई होते हैं, मीटर ब्रिज कैसे वर्क करेगा, केल्विन्स मेथड में क्या होगा, पोटेंशियोमीटर में हम किसी भी केमिकल सेल का ईएमएफ कैसे मेजर करेंगे, गैलोनोमीटर एमीटर में करंट की मेजरमेंट कैसे होती है, वोल्टमीटर में पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाता है. ये सारे पॉइंट्स अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने वाले इफेक्ट की वजह से डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन ये सारी बातें हो गई थी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट एंड उसका सर्किट में फ्लो होने के लिए जो भी रूल्स वो फॉलो करता है उस रिलेटेड का डेटा.
अब इस टॉपिक से हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट। अब इलेक्ट्रिक करंट के जो इफेक्ट है वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें बस 2 इफेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, जिसमें पहला इफेक्ट होगा मैग्नेटिक वाला। मतलब जो बात मैग्नेट को स्पेस में प्लेस करने के बाद मैग्नेट सराउंडिंग के मैग्नेट को या फिर मीडियम को रिस्पॉन्ड करता है, उसी तरह के कुछ इफेक्ट ये इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में ये खत्म होने के बाद वी हैव टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक के बाद में मैग्नेटिक के बाद में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तो वो जो हीट प्रोड्यूस करेगा उस हीट को स्टडी करना है हमें वहां पे। एंड उससे रिलेटेड हम डेटा डिस्कस करेंगे अबाउट आरसी सर्किट। मतलब मॉड्यूल में एक्चुअल में आरसी सर्किट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही प्रोवाइड किया है, लेकिन मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म खत्म करने के बाद फिर से आपको आरसी सर्किट का एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डाटा एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये पढ़ने के बाद बहुत आपका आइडिया जो है वो क्लियर होने वाला है। तो अब यहां पे हम इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक वाला इफेक्ट डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं, लेकिन उस इफेक्ट को शुरू करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि ये इफेक्ट जो है मैग्नेट के सिमिलर उसको कैसे स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है पहले मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेट। देखो हमारा टॉपिक क्या है, इस टॉपिक में हमारी कंसेप्ट है कि जो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेट जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उसको स्टडी करना। लेकिन मैग्नेट का कौन सा इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब क्या, ये पहले शॉर्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर वो मैग्नेट कैसे प्रोड्यूस करता है ये बातें क्लियर हो गई, हम इलेक्ट्रिक करंट के साथ उसको लिंक कर देंगे। ठीक है, तो उसका डिस्कशन शुरू करने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस जो है वो पहले थोड़ा रिवाइज करके देना पड़ेगा, जिससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते टाइम ही बोला था कि जो कंसेप्चुअल डेटा है 12th एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, वो सारा का सारा कंसेप्चुअल पार्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ चुके हैं। मतलब आगे हर एक टॉपिक में जो भी कंसेप्ट लगने वाली है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पढ़ी थी, एक तो डायरेक्टली वो या फिर उसको कंपेयर करके यहाँ पे मैग्नेटिक्स की जो कंसेप्ट है हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था और अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है मैग्नेटिक्स। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज की स्टडी थी, वैसे मैग्नेटिक्स मतलब क्या होगा, कम ऑन फास्ट। जैसे चार्ज मतलब सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज की स्टडी थी, वैसे मैग्नेटिक्स मतलब क्या होगा, मैग्नेट एंड मैग्नेट के इफेक्ट की स्टडी होगी। क्लियर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इस कंसेप्ट को जिसको अपन चार्ज बोल रहे हैं। Now what is mean by charge? चार्ज मतलब क्या था, चलो बोलो एक बार, कम ऑन फास्ट। देविका, व्हाट वाज चार्ज? अनुजा, शुभमकर, आर यू गेटिंग मी? आवाज आ रही क्या? यस नो हो तो बोलो चार्ज मतलब क्या था। देविका, व्हाट हैपेंड? Tendency of matter by which matter produces electric field around it. वेरी गुड। सराउंडिंग के नहीं मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक। ठीक है, सराउंडिंग के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने की जो टेंडेंसी थी उसको अपन चार्ज बोल रहे थे। उसी तरह जब डिस्कशन मैग्नेट के सिमिलर होगा, यहां पे हमें डिस्कस करना है टेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिज्म। अब ये मैग्नेटिज्म जो है ये भी क्या है, सेम एज दैट ऑफ चार्ज, ये भी टेंडेंसी है। मैग्नेटिज्म मतलब क्या है, टेंडेंसी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, एक तो मैग्नेट। अब मैग्नेट मतलब क्या है, आप 9-10 से उसको देख चुके, पढ़ चुके, इंटरेक्ट कर चुके। ठीक है, एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, Fe3O4 मैग्नेटाइट, एक आयन ओर है। ठीक है, और जो एंशिएंट सिटी मैग्नीशिया में हमें मिला था वो हो गया नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट, है ना, डार्क ग्रे एंड हेवी सब्सटेंस। उसका जो इफेक्ट है, उसकी जो टेंडेंसी है वो सिमिलर है किसके, चार्ज के। चार्ज भी क्या करता है, जैसे चार्ज को हमने स्पेस में प्लेस कर दिया, जैसे कि ये प्लस क्यू चार्ज है,
वो अपने सराउंडिंग में इस तरह का स्पेस बनाता है, और इस स्पेस में अगर दूसरा कोई चार्ज प्लस क्यू है या माइनस क्यू है एंटर करने का ट्राई करेगा तो ये इसको रिपेल करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। वही केस मैग्नेटिज्म की होती है कि अगर हमने कोई भी एक बार मैग्नेट है उसको अगर स्पेस में प्लेस किया, अब मैग्नेट की कंडीशन क्या होती है, मैग्नेट विद सिंगल पोल और मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए वी हैव टू कंसीडर डाइपोल एट एनी एप्लीकेशन और एट एनी टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल हमें दोनों को साइमल्टेनियसली कंसीडर करना पड़ेगा। तो जैसे ये चार्ज खुद के सराउंडिंग में एक स्पेस बनाता है, उसी तरह से ये बार मैग्नेट भी क्या करता है, खुद के सराउंडिंग में एक स्पेस बनाता है। और ये स्पेस में क्या होता है, इनका चलता है, इनका चलता है मतलब इनका इन्फ्लुएंस होता है, इनका कंट्रोल होता है। जैसे चार्ज दूसरे चार्ज को आने नहीं दे रहा है या फिर एक को डायरेक्ट घर पे लेके आ रहा है, उसी तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं यहाँ पे साउथ पोल के क्लोज में नॉर्थ पोल को लेके आऊंगा तो ये बैठे बैठे इसको घर पे लेके आएगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। उसकी जगह पे अगर मैं इसको चेंज करूंगा पोलैरिटी और यहाँ पे साउथ पोल रख दूंगा तो ये साउथ पोल उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी डिफरेंस क्या है, देखो पूरा पार्ट सिमिलर है, ये चार्ज है, ये मैग्नेटिज्म है, ये भी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी भी फील्ड स्फेरिकल होती है, इसकी भी फील्ड स्फेरिकल होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है और ये दूसरे मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट करता है। बाकी इंटरेक्शन करने का उनका जो पैटर्न है इट विल बी सेम, है ना, दोनों के पास भी लाइंस ऑफ फोर्स होती है, दोनों के पास भी फ्लक्स होता है, वो पूरी बातें यहाँ पे सिमिलर रहेगी। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म मतलब क्या है, क्लियर है सबको, क्या है मैग्नेटिज्म, इट्स ए टेंडेंसी एसोसिएटेड विथ बार मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे, जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं तब तक उसको ऐड करो। हर बार जहां पे भी मैग्नेट आएगा और में ट्रिपल सी इंट्रोड्यूस करना है, ट्रिपल सी मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर, टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये टेंडेंसी को अपन यहाँ पे मैग्नेटिज्म बोल रहे हैं। ठीक है, फिर हमने चार्ज में देखा था कि ये चार्ज क्या करता है, खुद के सराउंडिंग में एक फील्ड बनाता है और ये रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज थी, इसलिए हमने उस फील्ड को बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अभी मैंने ड्रॉ की थी। उसी तरह से ये बार मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो भी अपने सराउंडिंग में एक स्पेस बनाता है और उस स्पेस को अपन फील्ड बोलेंगे, लेकिन ये फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मैग्नेट या फिर ट्रिपल सी का मैग्नेटिक इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कितनी सिमिलरिटी, देखो कितना सिंपल है फिजिक्स पढ़ना। एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एफर्ट्स लिए थे, वही एफर्ट्स कैपेसिटर में भी काम में आ गए, वही एफर्ट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में काम में आ गए, यहाँ पे तो वही सारी कंसेप्ट पढ़नी है, बस नोमेनक्लेचर डिफरेंट आ रहा है। फिर हमने आगे जाके देखा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी। उसी तरह से इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे कौन होगा, यहां पे होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उनको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ही बोलते थे, लेकिन कुछ दिनों से हमने डिसाइड किया है कि उनको लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोलेंगे, फील्ड लाइंस बोलेंगे। क्यों, आगे डिस्कशन में आने वाला है, लेकिन बोथ आर सेम। फिर इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज सेम है, बस एक प्रॉपर्टी डिफर करती है। अब देखो प्रॉपर्टीज इसकी क्या थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, तब भी पढ़ाया था, अभी भी मैंने बोला, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज, leaves or ends the surface of conductor, normally neither intersect nor meet each other, can pass through insulator but do not pass through conductor। and बाकी जो प्रॉपर्टी है फ्लक्स की, स्पेसिंग की, वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी थी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगी, बस यहाँ पे हर बार क्या होगा, जैसे चार्ज जो है दो टाइप का था, एक पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ये मैग्नेटिज्म में हमें दो पोल्स मिलेंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साउथ पोल होगा। एंड यहाँ पे कंपैरिजन करते टाइम प्लस क्यू हर बार रिप्लेस्ड बाय नॉर्थ पोल होगा, माइनस क्यू रिप्लेस्ड बाय साउथ पोल होगा, ये हमने कन्वेंशन डिसाइड की है। यानी जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में अपन बोलते थे, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या बोलेंगे, स्टार्ट्स फ्रॉम, बोलो, starts from South, North Pole and ends on South Pole.
लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो कि चार्ज की केस में जो है ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ये निगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। लाइंस ऑफ फोर्स एक बार स्टार्ट होके माइनस क्यू के ऊपर एंड हो गई, इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। इसके बाद में ये कहीं पे जाती भी नहीं है, कुछ एक्ट भी नहीं करती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में होता क्या है? देखो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये स्टार्ट होती है फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंड होती है एट साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट। ये सिर्फ कहां पे एप्लीकेबल है? आउटसाइड द मैग्नेट। तो इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है? इनसाइड द मैग्नेट ये लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होती है फ्रॉम साउथ पोल, एंड होती है एट नॉर्थ पोल। यानी कि यहां पे जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक क्लोज लूप बनाती है, जिसका शेप जो है ओवल शेप होगा, इलिप्टिकल होगा, एक की तरह होगा, अंडाकृति होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो ओपन कर्व बनाती है, क्लोज लूप लाइन बनाती है। वो पॉजिटिव चार्ज पे स्टार्ट हो गई, नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म हो गई, बस उसका डिस्कशन वहां पे क्लियर हो गया। ठीक है, एक प्रॉपर्टी डिफरेंट है, बस इसको ही आपको याद करना है। क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड सो ऑन नेगेटिव चार्ज, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड सो ऑन साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, बट inside the magnet it starts from south pole and so on north pole, hence it forms closed continuous loop which is of oval shape. क्लियर? बस इतनी बात आपको याद रखनी है, बाकी पूरी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की थी वही सिमिलर है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो। है क्लियर? Yes, sir. ओके, अब आगे जाके हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को देखा था। अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बाद में हमने इनके नंबर कैलकुलेट किए थे पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया, और उसको अपन बोल रहे थे एज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला था फाई इक्वल्स टू ई इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी? देखो, total number of electric lines of force passing normally through given area denoted by phi given by equal E into ds into cos of theta, और इसका SI यूनिट भी था हमारे पास। क्या था SI यूनिट? बोलो। Newton meter square per coulomb. वेरी गुड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट इनटू मीटर। उसी तरह से यहां पे कौन होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। यानी देखो, नई कंसेप्ट अपन डिस्कस ही नहीं कर रहे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था उसका कंपैरिजन करके सिर्फ मैग्नेटिक का पार्ट बना रहे और उसको यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। अब बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया, डिनोटेड बाय, इसका भी नोटेशन क्या होगा? फाई होगा। बस यहाँ पे सबसे बड़ी रिप्लेसमेंट आती है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी थी दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको अपन यहाँ पे ई बोल रहे हैं, उसी तरह से मैग्नेटिक्स में ई रिप्लेस बाय बी होगा, बाकी ऑल रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे सेम रहेंगे, और इस बी को अपन बोलते हैं एज ए मैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है? सेम क्वांटिटी है जो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते हैं। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ शो करने वाली एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ शो करने वाली एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यानी कि देखो, ये भी फ्लक्स है, वो भी फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड इस मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है उसको अपन बोलते हैं एज ए वेबर, उसको WB से अपन डिनोट करते हैं, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? वेबर। इनके यूनिट्स में बस कंफ्यूज नहीं होना है। ये बन गया उसका SI यूनिट, एंड यहां पे इसका CGS यूनिट होता है मैक्सवेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स का CGS यूनिट ये है मैक्सवेल, एंड SI यूनिट होता है इसका वेबर। है क्लियर? एंड इनका कन्वर्जन होता है 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -8 मैक्सवेल। 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -8 मैक्सवेल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में हमने एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की थी, दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या था? इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट, और इसका नोटेशन था E, इट इज गिवन बाय, अब इसके नंबर ऑफ फॉर्मूलेस हम वहां पे देख चुके हैं। उसी तरह से मैग्नेटिक्स में भी इसके कंपैरिजन वाली क्वांटिटी होगी, एंड जिसको अपन बोलेंगे एज ए मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन भी क्या होगा? वही होगा, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट। इसका नोटेशन रहेगा B।
मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई हुआ करता था वही मैग्नेटिक्स में अब बी बन गया। अब ये जो बी है मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका फॉर्मूला होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया I/ds। अब यहाँ पे फ्लक्स का यूनिट हम देख चुके हैं क्या है, वेब पर मीटर स्क्वायर। एंड इसके सिमिलर और एक यूनिट आता है दैट इज न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एंड कंबाइनली इनको अपन बोलते हैं एज ए टेस्ला इन ऑनर ऑफ सर निकोला टेस्ला। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का SI यूनिट होता है टेस्ला, मैग्नेटिक इंडक्शन का SI यूनिट होता है टेस्ला, मैग्नेटिक इंडक्शन का SI यूनिट होता है टेस्ला, टेस्ला मैग्नेटिक इंडक्शन का SI यूनिट क्या होता है, टेस्ला। क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे ये SI यूनिट हो गया। अगर इसी टर्म का मुझे सीजीएस यूनिट चाहिए तो इसका सीजीएस यूनिट होता है गॉस। इसको सिंपली G से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड 1 गॉस इक्वल्स टू होता है 10 की पावर -4 टेस्ला। टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। आपको हर एक क्वेश्चन में मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो गॉस में दिया जाएगा, आप उसको कन्वर्ट करेंगे टेस्ला में बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 10 टू द पावर -4। जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर है, उसी तरह से 1 गॉस इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला है। ठीक है, मतलब अभी ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाई ही नहीं है, हम इसको डिटेल 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। बस इनको डिस्कस करते टाइम आपका पिक्टोरिकल जो इमेजिनेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ये सारी क्वांटिटी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत टाइम देके डिटेल में इमेजिन करके पढ़ चुके हैं, उनके सिमिलर है। बस इलेक्ट्रिक का जो पार्ट है वो चेंज होके मैग्नेटिक आएगा एंड वहां पे यूनिट में एंड फॉर्मूले में थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे। क्लियर ये? यस, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ओके। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करते टाइम हम वहां पे एक मीडियम का कांस्टेंट हर बार लेते थे और जिसको हमने बोला था एज ए परमिटिविटी ऑफ मीडियम, permittivity of medium denoted by epsilon, given by epsilon equals to epsilon into epsilon r या फिर epsilon नॉट into k। इस तरह का एक्सप्रेशन था जिसको हमने epsilon नॉट को बोला था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। एंड के या फिर इप्सिलॉन नॉट, सॉरी इप्सिलॉन आर, ये था रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये यूनिटलेस है, ये फॉर द गिवन मीडियम डिफरेंट होगा, जिसके बारे में हमें मालूम है के इक्वल्स टू 1 होता है फॉर, बोलो, Air, वेरी गुड। एंड इंफिनिटी होता है फॉर metals, मेटल्स। बाकी ऑल अदर मीडियम के लिए ये गिवन होगा। उसी तरह से अब ये परमिटिविटी की डेफिनेशन याद है किसी को? कैसे डिफाइन किया था परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को? उसकी दो डेफिनेशन मैंने बोली थी। एक, एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू अलाउ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट, गिवन मीडियम उसमें से पास होने वाले कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के नंबर को अलाउ करता है, वो मतलब परमिटिविटी थी। या फिर एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू स्टोर एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वो परमिटिविटी। उसी के सिमिलर यहाँ पे मैग्नेटिक्स में एक मीडियम का कांस्टेंट आएगा जिसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो? परमिटिविटी की जगह पे क्या आ गया? परमीएबिलिटी। परमिटिविटी की जगह परमीएबिलिटी, मतलब दोनों भी परमिशन ही दे रहे। किसकी परमिशन होगी? यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। यानी इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू अलाउ टू पास नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट, या फिर एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है सबको? अब ये परमीएबिलिटी ऑफ मीडियम है, इट वाज डिनोटेड बाय म्यू and it is given by mu equals to mu naught into mu r। यानी कि देखो फॉर्मूले भी सेम है, बस सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है। ये भी ग्रीक अल्फाबेट है, ये भी ग्रीक अल्फाबेट है। ये इप्सिलॉन है, ये म्यू है, ये इप्सिलॉन है, ये म्यू है। यहाँ पे भी इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर था, यहाँ पे भी म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर है। तो म्यू नॉट का मतलब क्या होगा? ये होगी परमेबिलिटी फॉर, बोलो, परमेबिलिटी फॉर
फ्री स्पेस, जीरो आ गया मतलब वहां पे कौन होता है, फ्री स्पेस होता है। फ्री स्पेस का मतलब एक तो एयर नहीं तो वैक्यूम होती है। क्लियर? जैसे यहाँ पे एप्सिलॉन आर को हमने रिलेटिव परमिटिविटी बोला था, वैसे म्यू आर क्या बनेगा, ये बनेगा रिलेटिव परमिएबिलिटी। बस डिफरेंस ये है कि आपको रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायरेक्टली गिवन होते थे, यहाँ पे वैसे नहीं होगा। यहाँ पे म्यू आर को कैलकुलेट करने के लिए हमें और एक फॉर्मूला आता है जिसको अपन बोलते हैं एज ए 1 प्लस काय एम। 1 तो डायरेक्टली नंबर है, अब ये काय एम का मतलब क्या होगा बोलो। ये जो है इसका प्रोनाउंसिएशन है CHI, काय, और इसकी टॉपिक में मीनिंग होती है, मालूम है किसी को, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब इसको अगर कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने ऐसी कंसेप्ट देखी। देखो काय ई, क्या था काय ई का मतलब, बोलो। काय ई का मतलब था इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। डाइलेक्ट्रिक्स एंड इट्स पोलराइजेशन का पार्ट याद करो, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। अब ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी मींस व्हाट कोमल, क्या था इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी मतलब? देविका, मनमत, मनमत सर नहीं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी मतलब था एबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक टू गेट पोलराइज्ड। इसका मतलब क्या होगा, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज्ड। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पोलराइजेशन हुआ करता था, मैग्नेटिज्म में क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा। क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा। ठीक है, मतलब जो इफेक्ट अपन यहाँ पे पोलराइजेशन में पढ़ चुके हैं, पोलराइजेशन, वही इफेक्ट सिमिलर होगा यहाँ पे, जिसको अपन बोलेंगे एज ए मैग्नेटाइजेशन। क्लियर है सबको? फिर ये इंट्रोडक्शन, यस सर। ये हमने कोई भी टॉपिक यहाँ पे नहीं पढ़ाया है, लेकिन जो मैंने अभी कंपैरिजन करके इस कॉलम में कंसेप्ट देखी थी, ये हमारा सिलेबस है आगे के 2 टॉपिक्स के लिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी यही सारी बातें पढ़नी है, एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर में भी यही बातें हमें बस डिटेल में पढ़नी है। मतलब आपको आइडिया आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स अपन पढ़ने वाले हैं, कंसेप्चुअल डेटा जो है वो सिमिलर है। किसके सिमिलर, जो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके थे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और ये जो 2 कॉलम ये एंड इससे पहले मैंने लिख के दिए, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रोज ये अगर देखेंगे इनका कंपैरिजन, तो आपको ये टॉपिक समझने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, डन? यस सर। ओके, अब हम टॉपिक के ऊपर आने वाले हैं। टॉपिक कौन सा है हमारा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या क्या होता है, कैसे होता है, जो भी हमें यहाँ पे वर्ड्स या फिर कंसेप्ट लगेगी, इनका एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्कशन अगर करेंगे अबाउट मैग्नेट, तो मैग्नेट के बारे में हम लिख सकते हैं कि मैग्नेट मतलब क्या है, एक आयन ओर है Fe3O4, जिसको अपन बोलते हैं एज ए मैग्नेटाइट। ठीक है, ये कहाँ पे मिली थी पहले, नियर एंशिएंट सिटी मैग्नेशिया, जो आज की डेट में टर्की तुर्कस्तान में मैनिसा है। वेस्टर्न टर्की में मैनिसा बोलते हैं उसको एंशिएंट डेज में मैग्नेशिया बोलते थे। डार्क ग्रे एंड हेवी सब्सटेंस होता है, जिसको हम कंपलसरी स्टडी करते टाइम इस शेप में लेते हैं, जिसको बार मैग्नेट बोलते हैं। 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। दोनों पोल में से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, उसको बोला जाता है मैग्नेट का एक्सिस। दोनों मतलब मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर जो है, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक इक्वेटर। देन नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है, उसको अपन बोलते हैं एज ए प्लस एम। साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ है, उसको अपन बोलते हैं माइनस एम। एंड 2 पोल के बिटवीन का जो सेपरेशन है, उसको बोला जाता है 2L।
जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सेम सिस्टम बनाई थी, उसमें क्या था, एक प्लस क्यू चार्ज था, एक माइनस क्यू चार्ज था, दोनों चार्ज में से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन थी, उसको अपन इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक या फिर हाँ ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस बोलते थे, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर, इसको यहाँ पे डाइपोल का इक्वेटर बोलते थे, दोनों के बिटवीन का सेपरेशन 2L था, और यहाँ पे हमने ये क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की थी P वाली। तो P को क्या बोले थे हम, व्हाट वाज P, व्हाट वाज P? अरे माइक खराब है का, आवाज इतनी है का, आंसर में इतनी है, व्हाट इज द रीजन? देविका, Dipole moment. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वेरी गुड। पी को बोला था हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो था प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। उसी तरह मैग्नेटिक्स की केस में भी यहाँ पे न्यू क्वांटिटी आएगी जिसको अपन कैपिटल एम बोलेंगे, एंड इसका मतलब होगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, डिनोटेड बाय कैपिटल एम, गिवन बाय कैपिटल एम इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू 2L। अब इसका SI यूनिट होगा एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर, और जैसे इसकी डायरेक्शन हुआ करती थी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ। क्लियर? देखो बोर्ड पे मैंने मैग्नेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी कंसेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, उनको हमें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है, उनका डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है, बस शुरू हुआ है, ठीक है ना। बस हमें अभी जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब होता कैसा है, मैग्नेटिक इफेक्ट में हमें क्या क्या एज्यूम करना है, क्या क्या कंडीशंस आएगी, क्या क्या कंसेप्ट आएगी, क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी आएगी, उनका एक इंट्रोडक्शन बस मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ कंपेयर करके यहाँ पे दिया है, ठीक है। नाउ विल कम टू अवर टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे दिमाग में दिन भर वही गूंजना चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी है इलेक्ट्रिक करंट, उसका इफेक्ट हमें देखना है जो मैग्नेट के सिमिलर होगा। अब मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब क्या, एक आइडिया आ गई, मैग्नेट होगा, स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, उसी में मैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा, वहां पे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी रहेगी, देन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस रहेगी, देन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी। इस तरह की कंसेप्ट को पढ़ना मतलब मैग्नेटिक्स को पढ़ना मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ना। लेकिन यहां पे हम जो डिस्कशन शुरू कर रहे हैं वो इफेक्ट कोई मैग्नेट नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक करंट। तो ये एकदम इंटरेस्टिंग बात है, देखो कि 1820 से पहले 1820 ये ईयर है एडी, इससे पहले हमें चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक्स, इनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही थी। जैसे चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टडी करते टाइम हम चार्ज की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं कि बेसिकली सबसे पहले 600 BC में थैलिस फ्रॉम मिलेटस था, जिसने एम्बर को फर के साथ रब किया और उसको लगा कि सर्टेन अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ एम्बर। उसके बाद में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट आ गए 1560 में, और वहां पे विलियम गिलबर्ट एक्सप्लेन करते कि एम्बर एंड फर नहीं, देयर आर मेनी सब्सटेंस व्हेनेवर रब विथ ईच अदर दे विल डेवलप सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। फिर एक्चुअल जो एक्सप्लेनेशन था एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करके वो हमारे सामने एक्सप्लेन किया था बाय सर बेंजामिन फ्रैंकलिन, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें एक्सप्लेन किया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, गलत होगा, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एंड उसी फील्ड में प्रोग्रेस करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन 1734 में कर दिया था बाय चार्ल्स डी ऑगस्टाइन कूलम। वहां पे हमें कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्ज के बिटवीन का फोर्स मालूम हो गया, एंड उसके बाद में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फील्ड को एकदम से स्पार्क मिल गया। नहीं तो अब आप अगर देखेंगे तो न्यूटन के, गैलीलियो के टाइम से पिछले जो 300-400 ईयर की सेंचुरी मतलब टाइम पीरियड था, वहां पे सिर्फ मैकेनिक्स में प्रोग्रेस हो रही थी। वहां पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक्स किसी को कोई आइडिया ही नहीं था। गैलीलियो आया, मैकेनिक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन कर गया, न्यूटन आ गया, उसी की बातें आगे बढ़ा दिया, और वही बातें अपन वहां पे डिस्कस करके कंसीडर करते, एकदम क्रिटिकल बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट बना के उसी के साथ वर्क कर रहे थे। लेकिन ऐसे हमारी ह्यूमन हिस्ट्री को एकदम वाइब्रेट कर दिया था इस फील्ड में। आज की डेट में भी आप देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग जो है
मतलब हम जो है इन्वॉल्व है सराउंडिंग में, और उसमें सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक, इनके ऊपर जो वर्क करने वाले डिवाइसेस है, इंस्ट्रूमेंट है, इनके ऊपर है। एंड वर्ल्ड में जितने भी इन्वेंशन हो रहा है, जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है, उसमें मोर देन 80% कंट्रीब्यूशन इसी अकेली फील्ड का है। और ये लेटेस्ट फील्ड है, मतलब कूलम्स लॉ के इन्वेंशन से पहले इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा मालूम ही नहीं था। उसके बाद में एक्चुअली ये जो डिस्कशन है वो शुरू हो गया। लॉट्स ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल्स जो थे वो अपना करियर इस फील्ड में बनाते गए। सेम बात अगर डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक्स के बारे में, तो ह्यूमन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये जो मैग्नेटिक्स की इंफॉर्मेशन है, मैग्नेट के अबाउट इंफॉर्मेशन है, वो हमें चार्ज के कई साल पहले से मतलब ये एरिस्टोटल जैसे होशियार लोग जो थे वो क्या करते थे, जो एनिमी शिप आती थी समुद्र में से लड़ाई करने के लिए, वॉर करने के लिए, एकदम बड़ा वॉर होने वाला है और इनके कंट्री छोटे हुआ करते थे, गरीब हुआ करते थे, इनको लगता था अब अपन हारने वाले, तो जो एनिमी शिप आती थी लड़ाई के लिए, ये क्या करते थे, वहां पे उस शिप के सराउंडिंग में एक ह्यूज मैग्नेट लेके उसको घुमा के लेके आते थे। और ये मैग्नेट क्या करता था, उस शिप के ऊपर उनके जितने भी एमोस है, जितने भी हथियार है ना, तलवार बिलवार भाला जो भी है, वो सब मैग्नेट अट्रैक्ट करता था। और एनिमी शिप वॉर करने के लिए आती थी, हथियार तो घर पे भूला गए और वैसे ही भाग जाते थे। मतलब ये इतना साइंटिफिक व्यू अप्लाई कर रहे थे इस मैग्नेटिक से रिलेटेड। मतलब 3000 बीसी के आसपास से ह्यूमन बीइंग को मैग्नेट के बारे में इंफॉर्मेशन है, ऐसे कुछ हमारे पास मतलब प्रूफ्स है। सबसे पहले वही जो ग्रीक की कंट्री थी, वो टर्की, ग्रीक आजू बाजू में ही है, वहीं पे कोई लोग थे जो बेसिकली ऐसे घूमने फिरते गए जंगल में, उनको एक स्टोन मिल गया और वो स्टोन क्या करता था, आयन लाइक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता था। उनको लगा देवाचा दगड़ है, भारी दगड़ है, फिर उसको घर पे लेके आ गए, गांव में लेके आ गए, है ना, मंदिर के बाजू में उसको रख दिया और रोज आके मतलब उसके बारे में डिस्कस करते थे, देखते थे, कुछ तो नेचर का अजूबा है ऐसे वैसे। फिर उसके बाद में क्या हो गया, किसी के ऊपर हाथ से वो एक्सीडेंटली गिर गया, गिरने के बाद उसके छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, एक बच्चे ने उठाया, एक आदमी ने उठाया और उसको लगा नहीं ये अगर गॉड स्टोन है तो ये मेरे पास रहेगा तो ये मेरी रक्षा करेगा, जैसे हमारा रुद्राक्ष वगैरह होता है ना, वैसे वो हाथ में लेके, पॉकेट में लेके उसको घूमने लगा। और उसको फिर मालूम हो गया कि ये जो छोटे पीस है इसको कहीं पे भी रख दो, ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको ओरिएंट करता है, जिसको अपन नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन बोलते हैं। मतलब ये जो बार मैग्नेट है वो खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंट करता है, उनको समझ में आ गया। उनके टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ करता था कि जब वो शिपिंग के लिए जाते थे, है ना, फिश पकड़ने के लिए, फिशिंग के लिए जाते थे, तो वहां पे समुद्र में एक लिमिट के बियॉन्ड अगर वो क्रॉस कर गए तो उनको डायरेक्शन ही समझ में नहीं आती थी, और जो समुद्र में चले गए वो अंदर ही चले जाते थे, घर पे वापस ही नहीं आते। तो एक आदमी ने ऐसे दिमाग लगाया कि इसके डायरेक्शन नॉर्थ साउथ है, मेरा गांव इसके राइट साइड में, तो मैं अंदर समुद्र में कहीं पे भी जाऊंगा तो मुझे बस इस डायरेक्शन में आना है। और सक्सेसफुली वो जाता है समुद्र में, घूम फिर के वापस आता है और फिर वो सब लोगों को एक्सप्लेन करता है ये जो गॉड का पार्टिकल है, गॉड का जो स्टोन है, गॉड का जो पीस है, वो हमें डायरेक्शन शो कर रहा है। एंड वो सबसे पहले साइंटिफिक यूज किया था हमने मैग्नेट का डायरेक्शन को मतलब फाइंड करने के लिए एज ए कंपास। उस तरह से प्रोग्रेस होती गई, बहुत सारे मैग्नेट के हमने एप्लीकेशन बनाए, लेकिन ऐसे कुछ मतलब क्या बोलेंगे हम, जैसे बेसिक कुछ मॉडिफाइड या फिर कुछ साइंस इंप्लीमेंट करके एप्लीकेशन वहां पे नहीं बन रहे थे। मैक्सिमम टाइम कंपोस्ट या फिर ये आयन लाइक सब्सटेंस अट्रैक्ट करने के लिए इतना यूज उसका लिमिटेड था। एंड ये 1820 से पहले हमें ये बात दिमाग में आई नहीं थी, ये मालूम ही नहीं था कि ये चार्ज एंड मैग्नेटिक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, इसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं थी। हम ऐसे सोच रहे थे कि ये चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी फील्ड अलग है, ये मैग्नेट एंड मैग्नेटिक्स की फील्ड अलग है, एंड दो रास्ते में अलग अलग वर्क कर रहे थे। लेकिन हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन जो है इस 1820 में हुआ था, और वो किया था बाय हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, अ डच फिजिसिस्ट था, जिसने, ऑरस्टेड नाम है उसका, HC, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, इसने 1820 में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन किया था, जिसकी वजह से आज अपन, कोरोना है फिर भी लाइव लेक्चर चल रहा है, आप घर पे आराम से मतलब सोते हुए खाते हुए लेक्चर देख पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, सब कुछ आराम से चालू है। ये सारी देन ऑरस्टेड के ऊपर से ही शुरू हो गई थी, अकेले का नहीं कंट्रीब्यूशन, है ना, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुई थी। अब हुआ क्या था ये ऑरस्टेड के साथ में, देखो इसको कोई ऐसे में पर्पसफुली वर्क नहीं कर रहा था कि चार्ज एंड मैग्नेटिक का कुछ रिलेशन फाइंड करना है, ऐसे मालूम था कि इनका रिलेशन है ही नहीं। तो वो क्या कर रहा था कि बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी उसको कुछ तो स्टडी करनी थी, इसलिए टेबल के ऊपर एक सेटअप रख के वो कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा था।
और वो करंट फ्लो करते टाइम उसको मालूम हुआ, रात हो गई थी, शनिवार होता, अमावस्या होती, और वो देखने लगा कि जैसे जैसे कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, आजू बाजू के जो मेटेलिक नेल से खिड़े वगैरह है वो क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। उसको लगा भूत वगैरह आ गया, लेकिन वो डरा नहीं, उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के ऊपर फोकस किया, और वो फोकस करके फिर से एकदम ध्यान देके ऑब्जर्व करने लगा कि जब तक कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, सराउंडिंग की जो बॉडीज है वो डिफ्लेक्ट होती है। करंट स्टॉप हो गया, वो डिफ्लेक्शन होना उनका स्टॉप हो गया, फिर से करंट शुरू कर दिया, डिफ्लेक्शन शुरू हो गया। यानी कि वहां पे ऑरस्टेड ऑब्जर्व कर रहा था कि जो नेल से, मेटल के, आयन के, यानी खिड़े लोखंडाचे कंडक्टर में से करंट फ्लो होने के बाद वो अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो रहे, मतलब हिल रहे, लेकिन कंडक्टर का और उन नेल का कोई कांटेक्ट नहीं है, बस आजू बाजू में पड़े हैं। फिर वो ऑब्जर्व करता है कि बेसिकली ऐसे मेटेलिक आयन के नेल को अपने पोजीशन पे डिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी टच किए बिना सिर्फ मैग्नेट की है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेट तो है नहीं। लेकिन जैसे जैसे कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया, वैसे वैसे सराउंडिंग के नेल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे। यानी कि उस टाइम पे एक्सीडेंटली ये ऑरस्टेड ऑब्जर्व करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये ऑरस्टेड का जो ऑब्जर्वेशन था उसी को अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और ये क्या होगा, व्हेनेवर करंट इज फ्लोइंग, whenever current is flowing through the conductor, और अगर करंट फ्लो हो रहा है मतलब हम वहां पे बोल सकते हैं कि चार्जेस आर इन मोशन है, तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि whenever current is flowing through the conductor और चार्जेस आर इन मोशन, और चार्जेस आर इन मोशन, it will produce मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हिस्ट्री का सबसे पहला इन्वेंशन था जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एंड मैग्नेटिक्स को कनेक्ट कर दिया था। मतलब जैसी फील्ड, जैसा स्पेस मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, कैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरह की फील्ड, उसी तरह का इफेक्ट ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये चार्जेस आर इन मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड ये बोर्ड पे जो मैंने लिख के दिया है इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको बस एक वर्ड अगर ऐड में कर दूंगा कि फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर और चार्जेस आर इन मोशन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वही बात यहाँ पे ऑरस्टेड ने एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो आइडिया आ रहा है सबको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या है, बोलो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या है, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। ओके, यस सर। तो ये हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसको एक्सप्लेन करते टाइम ये ऑरस्टेड ने जो है हमें तीन चीजें एक्सप्लेन की थी। फर्स्ट वन, ये जो स्टेटमेंट में दिख रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे प्रोड्यूस करता है, कब प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कब, जब उसमें से करंट फ्लो होगा तब। सेकंड पॉइंट, ये ऑरस्टेड एक्सप्लेन करता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इसकी जो डायरेक्शन है इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड कॉर्क रूल। ये सारे रूल आपको कंबाइनली मॉड्यूल में दिए है, मैं बस एक आपको एक्सप्लेन करूंगा जिसमें ये ऑरस्टेड एक्सप्लेन करता है कि अगर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ा और करंट की डायरेक्शन में अगर हमारा थंब है तो हमारे जो कर्ल फिंगर है वो क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन शो करते हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करते हैं। कैसे, अब ध्यान से देखो कि फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से आई इतना करंट फ्लो हो रहा है इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो मुझे बोलो ये पॉइंट पी होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। इस टॉपिक में आपको याद रखना है कि अगर सिंबल में ऐसे दिया क्रॉस और ऐसे दिया डॉट तो इसका मतलब होता है इनवर्ड, इसका मतलब होता है आउटवर्ड। ऐसा क्यों होता है, देखो बानस तो वो, उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो वो अगर मेरे तरफ आ रहा है तो मुझे सिर्फ उसका सामने का पॉइंट दिखेगा, इसलिए पॉइंट है तो आउटवर्ड हमारी तरफ। लेकिन अगर मेरे से वो अवे जा रहा है तो आपने मूवीज में देखा होगा पीछे से उसको ऐसे क्रॉस लगा हुआ होता है, मतलब वो अगर अवे जा रहा है तो हमें बस पीछे से क्रॉस दिखता है, तो ये क्रॉस का मतलब इनवर्ड होगा, रहेगा याद।
अब मुझे बोलो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे होगी? अगर इसको हाथ में पकड़ेंगे तो ये फिंगर्स इनवर्ड जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन होगी इनवर्ड। क्लियर? Yes, sir. लेकिन अगर मुझे इस पॉइंट पे क्यू पे डायरेक्शन चाहिए तो मैं ये कंडक्टर को ऐसे पकड़ूंगा। अब फिंगर कहां पे आ रहे हैं? बाहर आ रहे हैं, आउटवर्ड आ रहे हैं, मतलब मेरी तरफ आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? डॉट रहेगा। यानी ये करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में ऐसे सर्कुलर पाथ के अलोंग क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। यही करंट की डायरेक्शन अगर हम चेंज कर देंगे तो क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा, है ना। अब इस डायरेक्शन में था, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है उसको फाइंड करते हैं। क्लियर? Yes, क्लियर? sir. ओके। अब उसके बाद में यहाँ पे ऑर्स्टेड एक बात और एक्सप्लेन करता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करेगी टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी छोटा सा करंट अगर फ्लो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी नेग्लिजिबल होगी। अगर हमने करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। तो ऑर्स्टेड का बस इतना ही कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये स्टार्ट में इसको पूरा डिटेल में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, लेकिन ऑर्स्टेड के बारे में हुआ क्या, उसने इतनी सारी बातें बोल दी, लेकिन जो एक्चुअल हमारे काम का था वो उसने बोला ही नहीं। मतलब क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, इसके बारे में ये ऑर्स्टेड ने कुछ भी आइडिया एक्सप्लेन नहीं किया। समझ में आ रहा है? ऑर्स्टेड ने ये सारी बातें तो एक्सप्लेन कर दी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट कैसे करना है, इसके अबाउट ये ऑर्स्टेड ने कोई भी बात एक्सप्लेन नहीं की थी। इसलिए क्या हुआ कि इस ऑर्स्टेड के कंसेप्ट के ऊपर वर्क करने के लिए नेक्स्ट साइंटिस्ट आ गए, बायोट एंड सैवर्ट, जो साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारा वर्क किया और लाइफ इन्वेस्ट कर दी और हमें एक्सप्लेन किया कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए गिवन पॉइंट कैलकुलेट करते कैसे। एंड उनके लॉ को थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमारे सामने एक्सप्लेन किया था बाय लैप्लस। तो उस लॉ को अपन बोलते हैं बायोट सैवर्ट्स लॉ एंड लैप्लस लॉ। फिर उनका लॉ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, कैसे कल के लेक्चर में हम देखेंगे। उसको और सिंप्लीफाई बनाने के लिए एम्पियर आता है एंड एकदम सिंप्लीफाइड एम्पियर्स लॉ हमारे सामने एक्सप्लेन करता है। तो इस टॉपिक में हमें यही तीन कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है एंड बाकी रिलेटेड डिस्कशन इसी से रिलेटेड होगा। एक बायोट सैवर्ट्स लॉ, दूसरा एम्पियर्स लॉ एंड बाद में आएंगे उनके एप्लीकेशन। ठीक है, तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज मॉड्यूल में से यू कैन रीड द थ्योरी, लेकिन कोई होमवर्क नहीं है, कोई कंसेप्ट एप्लीकेशन नहीं है। सो आज आपको टाइम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रीवियस वर्क होगा, डू इट, कंप्लीट करो। कल से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो लोड है वो आपके ऊपर आने वाला है फिर से, तो पेंडिंग वर्क कंप्लीट करो। रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर एट सेम टाइम। थैंक यू।